पद परिचय की। तो यहाँ पर केवल हम पद परिचय नहीं पढ़ेंगे, पद परिचय तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम जानेंगे पद परिचय के अलग अलग भाग यानी कि पद परिचय के भेद। जहां हम पढ़ने वाले हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। राम क्या हो गया, आपका कर्ता कारक हो गया। कलम क्या हो गई, आपका कर्म कारक हो गई। अभी मैंने गेहूं की चर्चा की, मतलब मैंने वजन तो बताया, परिमाण बताया, पर अनिश्चित बताया। इस प्रकार से इसके दो रूप आते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। शोक, उत्साह, घृणा, पीड़ा, इन सारी चीजों को व्यक्त करते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है पीडब्ल्यू के ऑनलाइन मंच पर। मैं हूं सत्यम और मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं हमारी समरी सीरीज के अंतर्गत। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड की जो कक्षा 10 के प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं समरी सीरीज, जहां पर हम हिंदी के हर चैप्टर को, हर टॉपिक को जो है ना उसका समरी समझते हैं और प्रयास यहाँ से ये करते हैं कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वैसे तो हमारी बहुत अच्छी है और हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते हुए आए हैं, पर कहीं कुछ अगर रह जाए तो हम उसको क्लियर कर लें और उसके साथ साथ अपना रिवीजन भी करते चलें। तो बेटा रिवीजन के इसी क्रम में ना आज हम पढ़ने वाले हैं एक और शानदार टॉपिक जिसका नाम है पद परिचय। अब ये जो टॉपिक है ना ये 4 अंक के लिए टॉपिक है। क्यों भाई? क्योंकि व्याकरण जो है आपके सिलेबस में वो बहुत ही लिमिटेड है और उसी लिमिटेड व्याकरण के अंतर्गत एक और टॉपिक आता है आपका जिसका नाम है पद परिचय। और ये जो टॉपिक है भले ही टॉपिक जो है व्याकरण का ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की और इस टॉपिक को पढ़ते पढ़ते समझते हैं कि पद परिचय होता क्या है, किस तरीके से पद परिचय जो है ना हमारे काम में आता है। चलिए भैया, अब यदि बात हो रही है पद परिचय की तो यहाँ पर केवल हम पद परिचय नहीं पढ़ेंगे, पद परिचय तो हम पढ़ ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम जानेंगे पद परिचय के अलग अलग भाग यानी कि पद परिचय के भेद। जहां हम पढ़ने वाले हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब इस चीज को समझो जरा। देखो पद परिचय जो है ना वो तो एक टर्म है, उसके भी कई भाग होते हैं, ठीक है। उसके मुख्यतः 2 भाग माने जाते हैं, एक तो विकारी और अविकारी। तो इन चीजों को भी हम पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि पद परिचय होता क्या है। तो देखो बेटा, सबसे पहले समझो पद क्या है, ठीक है। पद कुछ नहीं है, बस शब्द ही है। अब इसको समझ लो कि भाई शब्द को पद क्यों कहा जा रहा है। देखो एक शब्द होता है जो स्वतंत्र अवस्था में हो, जैसे मैंने कहा फूल, ठीक है। तो फूल जो शब्द है एक स्वतंत्र अवस्था के अंतर्गत शब्द है, ठीक है। इसके कई अर्थ भी हो सकते हैं, ठीक है। फूल छोड़ो, मैंने कहा सारंग, ठीक है। तो सारंग शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। सारंग का अर्थ दीपक भी होता है, ठीक है। सारंग का अर्थ मोर भी होता है, ठीक है। सारंग का अर्थ सर्प भी होता है, ठीक। तो इस तरीके से एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, ठीक है, पर शब्द ही पद होता है। अब ये बात कैसे है तो इस बात को भी समझो। जब शब्द व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत प्रयोग में लाया जाता है, अर्थात जब शब्द का प्रयोग व्याकरण के नियम के अंतर्गत किसी वाक्य में किया जाता है तब वही शब्द जो है वो पद कहलाता है। आओ इस बात को समझते हैं भाई। देखो अभी तक तो हमने शब्द का प्रयोग देखा था, अब मैं एक वाक्य लिखता हूं, सारंग नाच मैंने एक वाक्य लिखा और उसके अंतर्गत लिखा कि सारंग नाच रहा है। अब जरा इस बात को समझो, जैसे ही मैंने कहा कि सारंग नाच रहा है तब ये बात तय हो जाती है कि हम बात कर रहे हैं मोर की, क्योंकि दीपक निर्जीव है इसलिए नाच नहीं सकता और सर्प कभी भी नाचता ही नहीं है। नाचता कौन है? मोर नाचता है। इस तरीके से सारंग का जो एक निश्चित अर्थ सामने निकल कर आया वही कहलाता है पद, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज बात और समझो कि बात की जा रही थी व्याकरणिक रूप के अंतर, व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत जब शब्द प्रयोग में लाया जाए तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि भाई इसमें कौन कौन से व्याकरणिक नियम लगते हैं। यानी कि यह जो शब्द है वह संज्ञा है क्या, ठीक है, संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा होने के साथ साथ कौन सी संज्ञा है, फिर इसका लिंग क्या है, ठीक है,
फिर जानेंगे इसका वचन क्या है, ठीक है, और इसका संबंध क्या कारक से है, ठीक है। तो इस तरीके से जब एक शब्द का प्रयोग जो है वो व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत किसी वाक्य में किया जाता है, तब वही शब्द जो है वो पद कहलाता है। और इस पद का परिचय प्राप्त करना, यानी कि ये बात जानना कि ये जो शब्द हमने प्रयोग किया है, ये जो पद हमने प्रयोग किया है, वह आविकारी है कि विकारी है। अगर विकारी भी शब्द है तो वह संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है। यह जो शब्द है किस प्रकार का शब्द है, व्याकरणिक दृष्टि से इसकी क्या पहचान होगी, यह व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाएगा, यही जो क्रिया है इसे ही हम कहते हैं पद परिचय। तो बेटा ये तो था पद परिचय का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और पारिभाषिक रूप में समझते हैं कि भाई होता क्या है पद परिचय। तो देखो परिभाषा यही कहती है, शब्द जब व्याकरणिक नियमों के अनुसार प्रयोग होते हैं तब वह पद कहलाते हैं। किसके अनुसार प्रयोग होते हैं? जब व्याकरणिक नियमों के अंतर्गत शब्दों का प्रयोग होता है तब वे ही शब्द क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। और इन्हीं पदों को या पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? इस बात पर हम चर्चा कर ही चुके थे। अब देखो इसके लिए एक एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल क्या है समझो। मैंने एक वाक्य लिखा, बगीचे में फूल खिलते हैं। ठीक है, अब देखो भैया कह तो दिया बगीचे में फूल खिलते हैं, और हमसे पूछ लिया गया कि फूल का जो है ना वो पद परिचय ज्ञात कीजिए। तो भैया देखो फूल क्या है? फूल क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? हो सकते हैं भाई। फिर क्या है? पुल्लिंग भी है फूल। फूल जो है वो एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो देखो पुल्लिंग है। फिर क्या है? एक वचन है। फूल खिल रहे हैं, तो ये एक वचन नहीं होगा बेटा, ये बहुवचन हो जाएगा। ये मिस्टेक हो गई यहाँ छोटी सी। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन है। कर्ता कारक है। किस चीज का कर्ता कारक है भाई? खिल रहे हैं का कर्ता भी कारक है। तो इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल था। एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल कहा कि लाल घोड़ा तेज भागता है। कैसा घोड़ा तेज भाग रहा है? लाल घोड़ा। और कहा कि घोड़े का पद परिचय ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले घोड़ा शब्द क्या है? संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो घोड़ा क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा हो गया। उसके साथ साथ घोड़ा और क्या हो जाएगा? पुल्लिंग है। ठीक है, क्योंकि घोड़ा जो है ना ये बता रहा है कि ये लिंग के अंदर कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। ठीक है, और एक वचन है, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि घोड़ा तेज भागता है। लाल घोड़ा तेज भागता है। मैंने ये नहीं कहा कि लाल घोड़े तेज भागते हैं। तो यहाँ पर वचन कौन सा हो गया? एक वचन हो गया। ठीक है, फिर आगे क्या है? भागता क्रिया का कर्ता भी है। तो कौन सा कारक आ गया यहाँ पर? कर्ता कारक भी आ गया। ठीक है बच्चा, चलिए तो इस तरीके से हमने जाना पद परिचय का कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं बेटा पद परिचय के अलग अलग भेदों की, कि पद परिचय के कौन कौन से भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों, पद परिचय के मुख्यतः दो भेद माने जाते हैं। पहला माना जाता है विकारी और दूसरा माना जाता है अविकारी। पद परिचय के जो दो प्रमुख भेद माने जाते हैं उनमें से पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। अब इसको समझो भैया। विकारी क्या? तो वे शब्द या वे पद जो लिंग वचन कारक के अर्थ पर बदलते हैं, यानी कि जिनमें जो परिवर्तन आता है वो लिंग वचन कारक के आधार पर आ जाता है। जैसे मैंने कहा राम गाता है। ठीक है, और फिर मैंने कहा रमा गाती है। गाती है। ठीक है, इन दोनों वाक्य के अंदर जो अंतर है वही अंतर लिंग के कारण आया है। इस बात को समझो। राम क्या है? राम पुल्लिंग है, इसीलिए राम गाता है। और रमा क्या है? स्त्रीलिंग है, इसीलिए रमा गाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कर्ता के कारण, ठीक है, कर्ता के प्रभाव को देखते हुए कर्ता के सापेक्ष क्रिया बदल रही है, क्रिया का लिंग बदल रहा है। ठीक है, कर्ता के सापेक्ष सारी चीजें बदलती जा रही हैं। तो जब किसी शब्द के कारण लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन आता है तो वही शब्द क्या कहलाता है? वही शब्द कहलाता है आपका विकारी शब्द। पर जब ऐसा नहीं होता है तब वही शब्द क्या कहलाने लगता है? यानी कि जब
किसी शब्द के कारण लिंग वचन कारक में किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे ही हम कहते हैं विकारी शब्द, सॉरी अविकारी शब्द। ठीक है, जैसे यहाँ ये देख लो, राम गाता है इसीलिए राम करता है, और उसी के सापेक्ष जो है वो लिंग वचन कारक बदल गया। पर जब कहा जाता है कि है के सापेक्ष कोई भी चीज नहीं बदली, रमा गाती है में भी है, ठीक है, और राम गाता है में भी है, तो है क्या हो जाएगा, है हो जाएगा अविकारी शब्द। ठीक है बच्चा, चलिए अब बात करते हैं विकारी शब्दों के प्रकार की। तो प्यारे बच्चों, विकारी शब्दों के प्रकार के अंतर्गत ना सबसे पहला जो प्रकार आता है वो है संज्ञा। देखो, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, इनको माना जाता है क्या कि ये मूलतः जो है ये विकारी शब्द माने जाते हैं। ठीक है, और इनसे जो बच जाते हैं, ठीक है, उन्हें ही कहा जाता है अविकारी। तो आइए एक एक करके उनको समझते जाते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं संज्ञा की। तो भैया संज्ञा होती क्या है, सबको पता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब यहाँ पर संज्ञा के प्रकार बताने हैं कि भैया संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं मुख्यतः। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी का नाम, जैसे मैंने कहा राम, ठीक है। फिर आता है जातिवाचक संज्ञा, किसी की जाति, यानी कि वे शब्द जो संपूर्ण जाति का बोध कराते हों, जैसे मैंने कहा पहाड़, ठीक है। जैसे ही मैंने पहाड़ कह दिया तो पहाड़ जो है ना वो सारे पहाड़ों का बोध कराने लगे, ठीक है। पर मैंने कह दिया हिमालय पर्वत, या मैंने कह दिया गंगा नदी, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम पर्टिकुलर नदी की बात कर रहे हैं, किसी एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत उन तमाम बातों को रखा जाता है, उन तमाम शब्दों को रखा जाता है जो शब्द किसी समूह या जाति को व्यक्त करते हों। जैसे मैंने कहा गाय, तो यहाँ पर गाय जो है ना वो एक पशु विशेष की जाति को इंगित कर रही है। फिर अगला जो प्रकार है वह है भाववाचक संज्ञाएं। तो बेटा भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत ऐसी संज्ञाएं आती हैं जिनको ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, ठीक है, केवल उन्हें महसूस किया जा सकता है। जैसे मैंने कह दिया शोक, क्या शोक, मैंने कह दिया सुख, ठीक है, तो ये तो मन के भाव हो गए। मैंने कह दिया बुढ़ापा, बुढ़ापा। अब यहाँ पर एक समझो, भाव के साथ साथ इसमें दशा और अवस्था भी आती है। क्या आती है, दशा और अवस्था। शरीर की अवस्थाएं होती हैं 3, एक तो युवावस्था होती है, फिर वृद्धावस्था होती है, और फिर जो होती है हमारी शैशवावस्था होती है, जिसको हम बचपन की आयु कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से शरीर की अवस्था भी होती है, दशाएं होती हैं, कोई अमीरी की दशा में है, कोई गरीबी की दशा में है, ठीक है। तो इस तरीके से दशाएं, अवस्थाएं, ठीक है, भाव जो हैं वो सारी की सारी भाववाचक संज्ञाएं कहलाती हैं, ठीक है बच्चा जी। चलिए इसके बाद चर्चा करते हैं, जब हम संज्ञा को समझ ही चुके हैं तो बात करते हैं लिंग और वचन की। तो भैया लिंग क्या होता है, वे संज्ञा शब्द जिनके माध्यम से ये पता चलता है कि कोई शब्द विशेष स्त्रीवाचक है कि पुरुषवाचक है, वही जो है वो लिंग कहलाते हैं। जैसे कैसे भैया, मैंने कहा घोड़ा, ठीक है, तो घोड़ा से क्या पता चलता है कि घोड़ा जो है वो कैसा लिंग है, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा मोरनी, मोरनी, तो मोरनी से पता चलता है कि भाई मोरनी कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि वे संज्ञा शब्द जिनसे किसी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता हो। किसका बोध हो रहा हो कि जो पर्टिकुलर शब्द है वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, वही शब्द क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं, ठीक है। चलिए भैया जी आगे बढ़ते हैं, चर्चा को विस्तार देते हैं और बात करते हैं वचन की। तो बेटा जी वचन का सिंपल सा अर्थ जो है वो इस बात से लिया जाता है कि कोई शब्द एक है या अनेक है। वे संज्ञा शब्द जो इस बात का बोध कराते हैं कि कोई शब्द विशेष एक है या अनेक है, वचन कहलाते हैं, ठीक है। हिंदी के अंदर वचन की जो परंपरा है वो 2 की है। पहला जो प्रकार होता है वो होता है एक वचन का, और दूसरा जो प्रकार होता है वह होता है बहुवचन का, ठीक है। यहाँ हमारी हिंदी के अंदर कौन कौन से वचन होते हैं, एक वचन होता है और बहुवचन होता है, ठीक है। अब कैसे समझोगे, जैसे मैंने कहा घर, मैंने क्या कहा, घर, तो घर क्या हो गया, एक वचन, मैंने कहा घरों, ठीक है।
तो घर कितने हो गए, बहुत सारे घरों की चर्चा हो गई यहाँ पर। ठीक है, मैंने कहा नदी, तो यहाँ पर एक नदी की चर्चा है, मैंने कहा नदियां, नदियां, तो यहाँ पर बहुत सारी नदियों की चर्चा हो गई। और यही से हमें पता चल रहा है कि एक वचन के अंदर केवल एक चीज की चर्चा है, बहुवचन के अंदर एक से ज्यादा चीजों की चर्चा भी होती है। ठीक है, इसीलिए उसे बहुवचन कहा जाता है। चलिए भैया जी, वचन समझने के बाद बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कारक की। तो देखो बेटा, कारक यानी कि वे शब्द, यानी कि वे संज्ञा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से दर्शाते हैं। किससे दर्शा रहे हैं, क्रिया से, कि भाई जब शब्द का प्रयोग किया गया तो उसका संबंध क्रिया से कैसा रहा, वही सारी चीजें कारक कहलाती हैं। जैसे हमने बात करी कर्ता कारक की, कि कर्ता कारक क्या है, जो भी क्रिया का कर्ता हो, यानी कि वाक्य का मुख्य उद्देश्य हो या उद्देश्य हो, वही कहलाता है क्या, कर्ता कहलाता है। ठीक है, फिर बात, और इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है ने। ठीक है, क्या होता है इसका चिन्ह, ने। अब देखो, ये तो हो गई कर्ता की बात। अब बात करते हैं कर्म कारक की, कि भाई कर्म कारक क्या है। तो कर्ता के बाद जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वही कर्म कहलाता है, यानी कि क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो क्या होगा, कर्म कारक होगा। इसे हम जानते हैं को, जैसे मैंने कहा राम ने कलम को तोड़ दिया, तोड़ दिया। ठीक है, इसको समझो, राम क्या हो गया, आपका कर्ता कारक हो गया, कलम क्या हो गई, आपका कर्म कारक हो गई। ठीक है, फिर देखो आगे, मैंने कहा अगला जो प्रकार आ जाएगा अपना, वो आएगा कौन सा, कर्ण कारक। तो भैया जिसके माध्यम से क्रिया संपन्न होती है, ठीक है, वही क्या कहलाता है, आपका कर्ण कारक कहलाता है। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है, से, द्वारा आदि। जैसे मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा कि राम पेन से लिखता है, तो राम किससे लिख रहा है, पेन से। लिखने की क्रिया किससे संपन्न हो रही है, पेन के माध्यम से। तो पेन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण कारक हो जाएगा, और उसका चिन्ह क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा से या द्वारा। ठीक है, फिर आता है संप्रदान कारक। तो भैया संप्रदान कारक ये बताता है कि दोनों के अंदर संबंध कैसा है। ठीक है, यानी कि क्रिया किसके सापेक्ष संपन्न हो रही है। ठीक है, तो उसका जो चिन्ह वो है को और के लिए। फिर आता है अपादान कारक। तो अपादान कारक ये बताता है कि दो चीजें आपस में, एक चीज दूसरे चीज से जो है वो विलग हो रही है। जैसे मैंने कहा पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या हो रहा है, पेड़ से पत्ते जो हैं वो गिर रहे हैं। तो यहाँ पर पेड़ से पत्तों का अलग होने के लिए संप्रदान कारक का प्रयोग किया जा रहा है। संप्रदान कारक ये बता रहा है कि पेड़ से पत्ते जो हैं वो अलग हो रहे हैं, और यहाँ पर इसका जो चिन्ह होता है वो होता है से। इसी तरीके से संबंध कारक क्या बताता है कि भाई क्रिया का संबंध किससे है, मतलब जो संज्ञा शब्द हमारे सामने वाक्य में उपस्थित हैं उनका किससे किस प्रकार का संबंध है। ठीक है, और अगला जो कारक आता है वो होता है अधिकरण कारक। तो ये क्रिया के आधार को दर्शाता है, क्या, क्रिया के आधार को दर्शाता है। जैसे मैंने कहा आकाश में पक्षी उड़ते हैं, तो यहाँ पर जो है ना आकाश का जो आधार है, ठीक है, वो सिद्ध किया जा रहा है पक्षियों के माध्यम से, कि पक्षी जो है वो आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया का जो आधार है, उड़ने का की क्रिया का जो आधार है वो सिद्ध किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा कारक की चर्चा हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सर्वनाम की। तो देखो ये तो हम सभी जानते हैं कि सर्वनाम क्या होते हैं भैया, आपने भी पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ा था, और आने वाले लोग पढ़ते रहेंगे कि सर्वनाम होते हैं क्या होते हैं। पर भाई सर्वनाम, सर्वनाम होते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। जब भी हम किसी शब्द को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं तब उन्हें ही हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे मेरा नाम सत्यम है और मैं कहूं कि मैं आ गया, तो क्या हो गया, ये मैं आ गया हो गया सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर मैंने मैं का प्रयोग किया है जो कि एक सर्वनाम है। चलिए बच्चा, बात करते हैं विभिन्न विभिन्न सर्वनाम के प्रकारों की। तो यहाँ पर बेटा सर्वनाम का जो पहला प्रकार है वह है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके अंतर्गत क्या होता है, इस बात को समझो। यहाँ पर वक्ता, श्रोता एवं अन्य की चर्चा की जाती है। यहाँ पर वक्ता, श्रोता और अन्य की चर्चा की जाती है। वक्ता जो है वो उत्तम पुरुष कहलाता है, यानी कि मैं।
मध्यम पुरुष यानी कि तुम, और अन्य पुरुष यानी कि वह जिसकी चर्चा की जाती है। फिर इसी के बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वे तमाम तरीके के शब्द आते हैं या संज्ञा शब्द आते हैं जिनसे यह पता चलता है कि कोई वस्तु कितने पास है या कितने दूर है, यानी कि वे संज्ञा शब्द जो किसी वस्तु की दूरी का बोध कराते हों क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक संज्ञा सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। तो ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु आदि के संबंध में अनिश्चितता का बोध कराते हैं, ठीक है, वही कहलाते हैं कौन से? हमारे अनिश्चय बोधक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई, कुछ, मैंने कहा कोई आया है। अब कोई आया है ये तो पता चल गया कि कोई व्यक्ति आया है, पर वह व्यक्ति कौन है? क्या वह स्त्री है? क्या वह पुरुष है? ठीक है, क्या वह बच्चा है? तो इस तरीके से हमें अनिश्चितता है कि कौन आया है, भाई हमें तो पता चले, इसीलिए यहाँ पर क्या प्रयोग लाया जाता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कोई है, कुछ है, ठीक है। इसी के साथ साथ फिर क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब भी प्रश्न किया जाता है या जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है वहां पर क्या होता है? हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कब, क्यों, कैसे, किस लिए, इन तमाम शब्दों से हमें किस चीज का बोध हो रहा है? प्रश्नों का बोध हो रहा है, इसीलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ। फिर देखो आगे क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम से अन्य शब्द संबंध को बताते हैं, यानी कि वो शब्द जो संज्ञा से अन्य शब्दों को बता रहे हैं, अन्य संज्ञा शब्दों के संबंध को बताते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा उसे, जैसा, इत्यादि, जो, सो, ये सारे क्या हो गए? ये सारे के सारे क्या होते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो कर्ता द्वारा स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसके लिए? स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे खुद, स्वयं, अपने, आप, इत्यादि। ठीक है बच्चा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की। अब बात करते हैं विशेषण की। तो भैया विशेषण क्या है? विशेषण, भाई विशेषण है विशेषता बताने वाले शब्द। पुनः प्रश्न आता है जहन में कि सर किसकी विशेषता बताने वाले? तो भैया उत्तर है संज्ञा शब्दों की और सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, अब देखो भैया जी, विशेषण के भी प्रकार होते हैं। विशेषण के मूलतः 4 प्रकार माने जाते हैं। ठीक है, आइए एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर क्या होता है? संज्ञा सर्वनाम की गुण की विशेषता बताई जाती है। क्या बताई जाती है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता का बोध कराते हो गुणवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। और गुण के कोई ना कोई तो आधार होगा। तो भैया जब भी रंग, दशा, स्थिति इत्यादि की चर्चा की जाए तो सारे के सारे गुणवाचक होंगे। गुणवाचक की पहचान क्या है? कि कोई विशेषता हो। कैसी विशेषता हो? या तो रंग से जुड़ी हुई विशेषता हो, दशा हो, स्थिति हो, ठीक है, या फिर कोई भाव हो। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका गुणवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ो, फिर आता है परिमाणवाचक सर्वनाम। तो परिमाणवाचक सर्वनाम यानी कि जिसका संबंध जब भी मापतौल की बात कही जाए, जब भी किसी शब्द के अंतर्गत किसी चीज की मापतौल बताई जाए तो वहां पर परिमाणवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा 5 किलो गेहूं। क्या कहा? 5 किलो गेहूं। तो यहाँ पर मैंने फिक्स प्राइस बता दिया, सॉरी फिक्स क्वांटिटी बता दी गेहूं की कि 5 किलो गेहूं की चर्चा की जा रही है। तो वहां पर क्या आ गया? परिमाण आ गया, वजन आ गया। ठीक है, और मैंने कहा कुछ किलो गेहूं, तब भी मैंने गेहूं की चर्चा की, मतलब मैंने वजन तो बताया, परिमाण बताया, पर अनिश्चित बताया। इस प्रकार से इसके 2 रूप आते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। ठीक है, इसके साथ साथ एक चीज और समझ लो बेटा कि परिमाणवाचक जो है ना वो क्वांटिटी को दर्शाता है। किसी वस्तु के अंदर, किसी वाक्य के अंदर किसी चीज की मात्रा कितनी है, इस चीज को दर्शा रहा होता है। इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि कोई वस्तु की संख्या या स्थिति कितनी है या उसका परिमाण कितना है। और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक कि भाई उस वस्तु का परिमाण हमें पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ परिमाण जरूर है। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया मुट्ठी भर नमक, तो यहाँ पर पता नहीं है
कि मुट्ठी भर नमक मतलब कितना, क्योंकि हर आदमी की मुट्ठी अलग अलग होती है, पर कुछ परिमाण का आइडिया हमें हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संख्यावाचक परिमाण विशेषण की। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत क्या किया जाता है कि वे विकारी शब्द जो किसी गणना योग्य वस्तु की संख्या बताते हो, क्या बताते हो, जो किसी गणना योग्य वस्तु की संख्या बताते हो, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इनके भी बेटा दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, जो ये बताए कि फिक्स क्वांटिटी कितनी है, जैसे मैंने कहा 10 आम, तो तुम गिन सकते हो कि 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 आम बता सकते हो। मैंने कहा सैकड़ों आम, तो भाई मैंने कहा कितने सैकड़े आम, अब ये तो नहीं कहा ना, लेकिन मैंने कहा सैकड़ों आम। या तो यहाँ ये हो सकता है कि भाई 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अनिश्चित संख्यावाचक भी संख्यावाचक विशेषण का एक प्रकार होता है। अब यहाँ पर देखो विशेषण के अंदर ना चाहे परिमाण हो चाहे संख्या हो, हमेशा निश्चित और अनिश्चित दोनों प्रकार के होंगे। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। फिर चलिए भैया जी चर्चा को देते हैं विस्तार, आगे बात करते हैं और बात करते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण की। ये समझ लीजिए क्या है, वे विशेषण जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के विषय में बोध कराते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा यह बालक तेज दौड़ता है, कौन सा बालक तेज दौड़ रहा है, यह। ठीक है, मैंने कहा लाल शर्ट वाला बालक, वह बालक जो लाल शर्ट पहने, तो वह कौन हो गया, संकेतवाचक विशेषण हो गया। और वह किसकी ओर संकेत कर रहा है, जो लाल शर्ट पहने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की विशेषता को बताते हो, ठीक है, की ओर इशारा कर रही हूं, क्या कहलाते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा एक चीज और है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्राविशेषण कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं और उन्हें हम जो है वो प्राविशेषण के रूप में जानते हैं। तो चलिए भैया जी, ये तो था विशेषण की चर्चा जिसको हमने समझा। और इतनी चर्चा क्यों हो रही, इतनी चर्चा हो रही है कि ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो आपको पद परिचय के अंतर्गत काम में आएंगी। जब आपको कहा जाएगा कि पद परिचय छांटिए, तब आपको वहां पर ये सारी की सारी चीजें काम में आने वाली। ठीक है, चलो भैया जी आगे बात करते हैं और बात करते हैं क्रिया की, कि क्रिया क्या है। तो वे विकारी शब्द जिनसे कार्य के होने का बोध होता है क्रिया कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा चलना, मैंने कहा हंसना, मैंने कहा रोना, मैंने कहा गाना। तो संसार में जितनी क्रियाएं मनुष्य करता है, ठीक है, जिनसे कार्य होने का बोध होता हो, वो तमाम तरीके के शब्द जिनसे आपको पता चलता हो कि कोई काम किया जा रहा है या कोई काम हो चुका है या कोई काम होगा, सारे के सारे क्रिया कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया के अंदर एक चीज और है कि धातु में प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है। जैसे मैंने कहा क्या, हंस, मैंने कहा हंस। ठीक है, और इस हंस में लग गया ना, ठीक है, तब क्या बना, हंसना। ठीक है, मैंने कहा रोना। ठीक है, तो इस तरीके से जब इस हंस में ना लगा तब क्या बना, हंसना। ठीक है, मैंने रोना में रो में ना लगाया तब बना रोना। ठीक है, रो में ता लगा देता तो बनता रोता। ठीक है, इस तरीके से जब आप धातु में क्या करते हैं, धातु में कोई प्रत्यय जोड़ देते हैं तब क्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, क्रिया के अपना एक जो है ना बहुत बड़ा एक भाग है, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, पर उस चीज को हम पढ़ेंगे कभी आगे। यहाँ पर केवल हम उतना पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, जो है ना हमारे पद परिचय के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए भैया जी आगे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है काल। तो देखो बेटा, काल से तो हम सभी परिचित हैं। काल का अर्थ ही होता है समय। क्या होता है, समय। ठीक है, और समय कितने भागों में बटा है, समय 3 भागों में बटा है, वर्तमान, भूत और भविष्य। वर्तमान मतलब राम आम खा रहा है, जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तब मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तब ये क्या हो गया, वर्तमान काल। ठीक है, मैं तुम्हें पढ़ाता था, वो क्या हो गया, वो भूतकाल हो गया। और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, ये क्या हो गया, भविष्यकाल हो गया। अब तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये संदेहवाचक है भाई, कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये संदिग्धवाचक भूतकाल है। ठीक है, तो ये बात अलग है कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। पर हाँ, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, मोटा माटी ये 3 काल होते हैं। ठीक है, फिर इनके अंदर भी कालों का विभाजन है अलग अलग, तो उतना डिटेल नहीं पढ़ना है क्योंकि उतना डिटेल हमारे काम का नहीं है। ठीक है, इस समय चलिए फिर बात करते हैं अविकारी शब्दों की। तो भैया अविकारी शब्दों की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, जिनमें लिंग वचन कारक के अंतर्गत किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कछुआ धीरे धीरे चलता है, कैसे,
धीरे धीरे चल रहा है। ठीक है, अब कछुआ धीरे धीरे तो चल रहा है भाई साहब, लेकिन मैंने कह दिया कि हिरनी धीरे धीरे चल रही है। क्या कह दिया मैंने? हिरनी धीरे धीरे चल रही है। तो हिरनी को देखते हुए ये जो चाल है ना, वो धीरे धीरे चाल नहीं हो रही है, शब्द ज्यों का त्यों रहेगा, धीरा धीरे धीरे। ठीक है, हिरनी धीरे धीरे चल रही है, ट्रेन धीरे धीरे चल रही है, शेर धीरे धीरे चल रहा है। यहाँ पर तुम एक चीज देख पा रहे हो कि लिंग वचन कारक जो है ना, वो इस शब्द के सापेक्ष बदल नहीं रहे हैं। तो ऐसे शब्द जिनके सापेक्ष लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही शब्द जो है वो विकारी शब्द कहलाते हैं। तो भैया जी ये बात तो आप समझ गए। अब चलिए बात करते हैं विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं, कौन कौन सी चीजें आती हैं। चलिए फटाफट जान लेते हैं। तो विकारी के अंतर्गत जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है क्रियावाचक विशेषण, सॉरी क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या बोला है तो समझो, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बतला रहे हैं। पहले तो हमने क्या जाना था, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, पर कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें ही हम कहते हैं क्रिया विशेषण। आइए इनके प्रकार की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला प्रकार क्या है? कालवाचक विशेषण, जो किसी क्रिया के करने या होने के समय का ज्ञान कराता हो, किस समय जो है वो क्रिया घटी, उसे ही हम क्या कहते हैं? कालवाचक विशेषण। जैसे मैंने कहा मैं प्रतिदिन नहाता हूँ, क्या प्रतिदिन नहाता हूँ, मैं कभी कभी नहाता हूँ। देखो वैसे तो मैं रोज नहाता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने एक शब्द कह दिया मैं कभी कभी नहाता हूँ। ठीक है, तो कभी कभी क्या हो गया? कालवाचक विशेषण हो गया, जो कि क्रिया की अवस्था को बता रहा है कि किस समय जो है वो क्रिया संपन्न हुई है। फिर इसी तरीके से एक शब्द आता है रात को, आजकल, हर दिन, आदि आदि। ठीक है, तो ये कुछ जाने पहचाने शब्द थे जो कालवाचक क्रिया विशेषण के रूप में आपको दिखाई देते हैं। चलिए अगले प्रकार की चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रकार है स्थानवाचक। तो भैया जिस तरीके से क्रिया के संपन्न होने के काल को कालवाचक सर्वनाम कहा जाता, सॉरी कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है, उसी तरीके से क्रिया के संपन्न होने वाले स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को हम कहते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे यहाँ समझो, यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, ये तमाम शब्द क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि क्रिया जो है वो कहाँ संपन्न हो रही है, और इसीलिए इन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है परिमाणवाचक। तो भाई परिमाणवाचक क्या, इसको समझ लीजिए, जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषण का बोध होता हो। किसका बोध होता हो? क्रिया के परिमाण या मात्रा से संबंधित विशेषण का बोध होता हो, वहां पर क्या होगा आपका? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा आदि। इसके बाद आता है रीतिवाचक। तो जिस तरीके से क्रिया संपन्न होती हो उसे ही हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक विशेषण, यानी कि क्रिया के संपन्न होने के ढंग को हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो ये मसला था रीतिवाचक क्रिया विशेषण का, यानी कि इस तरीके से हमने जाना क्रिया विशेषण क्या था। अब बात करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय की। तो भैया वे अव्यय जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, अव्यय हैं और क्या कर रहे हैं? दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जिन लोगों ने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य वाले वाक्य पढ़े हैं, ठीक है, यानी कि रचना के आधार पर वाक्य पढ़े हैं, और उसके अंदर भी आपने संयुक्त वाक्य पढ़े होंगे, तो संयुक्त वाक्य जिस कारण बनता है उसका ही कारण क्या कहलाता है? आपका संबंध बोधक अव्यय, या सॉरी समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, जैसे इसको देखो, तथा, किंतु, परंतु, एवं, अगर, मगर, लेकिन, कारण, अतः। तो इन सारे शब्दों के माध्यम से जो है ना, जो वाक्य जन्म लेते हैं वो कहलाते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है, और इनको आपस में जोड़ने वालों को ही क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक, यानी कि एक के साथ दूसरे को चिपकाने वाला या सेट बनाने वाला, समुच्चय बनाने वाला क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय की। तो जिन अव्ययों के माध्यम से संज्ञा एवं सर्वनाम के संबंधों का बोध होता है, यानी कि एक दूसरे से क्या संबंध है इस बात का बोध होता है, उन्हें ही हम कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। इसके अंतर्गत पता है बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे
के बिना, के अलावा, से पहले, के भीतर, के साथ, के संग, के बदले, के विपरीत आदि आदि। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे शब्दों का जो बोध होता है वह संबंध बोधक अवयवों से होता है। मूलतः संबंध बोधक किस काम में आते हैं? तो संबंध बोधक जो शब्द होते हैं वो संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ प्रकट करते हैं कि भाई एक संज्ञा शब्द का प्रयोग वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ किस प्रकार से किया गया है या कैसा उनका आपस में संबंध है। ठीक, इस बात को व्यक्त करने के लिए हम संबंध बोधक अवयवों का प्रयोग करते हैं। ठीक है भैया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विस्मयादि बोधक अवयवों की। तो वे अविकारी शब्द जो शोक, उत्साह, घृणा, पीड़ा, इन सारी चीजों को व्यक्त करते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, इतनी सी बात थी। क्या करते हूँ कि भैया दुख को बताते हूँ, हर्ष की सूचना दे रहे हूँ कि हम बहुत खुश हैं, हा मजा आ गया। ठीक है, फिर हम थोड़ी देर बाद अरे शोक हो गया, अरे भाई अब तो हार गए, अब तो सब चला गया, ये शोक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को जो बताते हूँ, मतलब हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति जिन शब्दों के माध्यम से होती हो, जिन शब्दों के माध्यम से विस्मय हमारे सामने प्रकट होता हो, विस्मय बोधक अव्यय कहलाते हैं। और इनकी पहचान क्या है? तो भैया संबंध बोधक जो भी होंगे, जैसे ओह, हे, अरे, वाह, अति सुंदर, उफ, हाय, सावधान, ये तमाम जो शब्द हैं क्या कहलाते हैं आपके? विस्मयादि बोधक। क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो भैया जी इस तरीके से हमने जाना विकारी और अविकारी शब्दों को। अब कुछ प्रश्न हल करते हैं। आ जाओ भैया जी, क्योंकि परीक्षा में तो प्रश्न ही आना है, तो देखते हैं किस तरीके से प्रश्न आते हैं और उन्हें कैसे हल किया जा सकता है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, रमेश दौड़कर घर आया। अब इसमें रेखांकित पद का क्या है? हमें पद परिचय ज्ञात करना है। तो देखो क्या क्या ऑप्शन हमारे सामने है। पहले पूछा जा रहा है ऑप्शन नंबर ए में, रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। ठीक है, देखो जब भी ना ऐसे सवालों को हल करो, खास तौर पर पद परिचय के सवालों को हल कर रहे हो, जब भी पद परिचय के प्रश्नों को हल कर रहे हो, तो यहाँ पर एक चीज हमेशा याद रखना कि सारे के सारे ऑप्शन पढ़ना। ठीक है, और किसी ऑप्शन को आधा पढ़कर टिक मत लगा देना, क्योंकि पद परिचय के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। हो सकता है दो चीजें जो शुरुआत के ऑप्शन हैं उसके अंदर जो दो चीजें दी गई हों वो आपस में मैच कर रही हूँ, पर अंत की दो चीजें मैच ना कर रही हूँ, तो वहां पर आंसर गलत होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और पद परिचय के कारण जो जितने भी उत्तर गलत हो रहे हैं पद परिचय के या होते हैं बच्चों के, जनरली उसका कारण बस यही है कि बच्चा ढंग से पढ़ता नहीं है ऑप्शन के अंदर क्या आ रहा है। तो अगर तुमने ढंग से ऑप्शन पढ़ लिया और टिक लगाने से पहले एक बार सोच लिया तो तुम्हारा उत्तर गलत नहीं होगा बाबू। ठीक है, इसलिए पढ़ लेना पहले। ठीक है, अब देखो ऑप्शन नंबर ए क्या था कि भैया ऑप्शन नंबर ए में हमसे कहा जा रहा है रमेश कैसा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, ये तो सही लग रहा है। फिर एक वचन भी है, ये भी सही है। पुल्लिंग है, ये भी सही है। और कर्ता कारक है। क्यों भैया? क्योंकि दौड़कर जो दौड़ है उसका कर्ता भी कौन है? कौन दौड़ लगा रहा था? रमेश लगा रहा था। तो आंसर ए तो राइट लग रहा है, ऑप्शन नंबर ए तो राइट है, पर सारे के सारे ऑप्शन पढ़ते जाना है। फिर देखो दूसरा ऑप्शन क्या है, रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पूर्वकालिक क्रिया है। तो बेटा एक बात याद रखना कि संज्ञा जो है ना कभी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्रिया नहीं होती। ठीक है, तो पूर्वकालिक क्रिया ये होगी नहीं। फिर देखो इतने से ये मैं कंफर्म क्या हो गया कि ये जो है वो हमारा राइट आंसर नहीं है। ठीक है, क्रियावाचक विशेषण भी नहीं होगा, क्योंकि क्रियावाचक विशेषण क्या है? अविकारी शब्द है, और रमेश क्या है? संज्ञा है जो कि विकारी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसलिए राइट आंसर नहीं होगा। फिर बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर। ऑप्शन नंबर सी में क्या पूछा जा रहा है हमसे कि रमेश क्या है? मुख्य क्रिया है, एक वचन है, पुल्लिंग है और भूतकाल है। तो बेटा मुख्य क्रिया नहीं है, रमेश जो है वो क्रिया नहीं है, संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी राइट आंसर नहीं है। फिर देखो ऑप्शन नंबर डी के अंदर क्या है, रमेश अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, बहुवचन है, पुल्लिंग है, कर्म कारक है। भाई साहब ऐसा भी नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम ये हो नहीं सकता। रमेश जो है वो क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। पर यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है ना रमेश। ठीक है, रमेश कैसा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, कैसी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज समझ लो कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। कैसा आंसर होगा आपका? राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि भैया सारी की सारी जो चीजें हैं ना वो उत्तर के साथ मैच कर रही हैं। जैसे
यहाँ पर कहा जा रहा था रमेश व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो कि राइट है। एक वचन है तो वास्तव में एक वचन है, ठीक है। यहाँ पर अकेले रमेश की चर्चा हो रही है। साथ ही साथ पुल्लिंग है और कर्ता कारक है, क्योंकि दौड़ने वाली क्रिया का क्या है, कर्ता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका उचित आंसर हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, तालाब किनारे कुछ लोग बैठे हैं। क्या बैठे हैं, कुछ लोग बैठे हैं, और यहाँ पर हमें कुछ का पद परिचय ज्ञात करना है, ठीक है। प्रश्न में कहा गया था रेखांकित पद का पद परिचय ज्ञात कीजिए या रेखांकित भाग का पद परिचय ज्ञात कीजिए। तो भैया ऑप्शन नंबर ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए ये कहता है हमसे कि कुछ जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो भैया कुछ जो है वो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, और इसी कारण अब देखो ज्यादा मत पढ़ना, ठीक है। एक बात ये भी है कि एकदम पढ़ने में ही टाइम मत लगा देना। व्याकरण वाला पार्ट ना सबसे पहले सॉल्व करना जाके। एक चीज बताता हूँ, व्याकरण, व्याकरण के बाद तुम्हारा अलंकार, ठीक है, और अलंकार के बाद तुम्हारा वाच्य, ठीक है। ये 3 टॉपिक हैं, ठीक है। और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीनी 12, 4 चौके 16, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है ना ये आपको आने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बात याद रखना कि सबसे पहले जब जाना एग्जाम में, सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व करना। सबसे पहले क्या सॉल्व करना, अलंकार सॉल्व करना। अलंकार सॉल्व करने के बाद क्या करोगे, वाक्य सॉल्व करना। वाक्य के बाद वाक्य सॉल्व करना, और वाक्य के बाद पद परिचय सॉल्व करना। इतना अगर सॉल्व कर लिए तो 4 चौके 16 नंबर तो पक्के हो गए, और बिल्कुल 20 मिनट के नंबर हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। प्रैक्टिस अगर आपने ठीक ठाक तरीके से की है तो आपको कहीं भी फंसने की ज़रूरत होगी ही नहीं, फटाफट कर लोगे, और इन 20 मिनट में तुम्हारे 16 नंबर पक गए। उसके बाद तो तुम्हें सीधा सॉल्व ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ट्रिक भी मैंने तुम्हें बताया कि कैसे तुम अपना टाइम बचा सकते हो, ठीक है, एग्जाम के अंदर, अगर तुम CBSE के अंदर एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। यूपी बोर्ड की चर्चा यूपी बोर्ड वाले सेगमेंट में करेंगे, तो कोई ये मत कहना सर जी यूपी बोर्ड के लिए कुछ बता दो, ठीक है। यूपी बोर्ड के लिए अलग से मास्टर 30 होता है, वहां पर हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब वापस आते हैं प्रश्न पर। तो देखो प्रश्न के अंदर ना क्या कहा जा रहा है, तालाब किनारे कुछ लोग बैठे हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है जातिवाचक संज्ञा, तो भैया नहीं है जातिवाचक संज्ञा, इसीलिए ऑप्शन ए गलत हो गया, ठीक है। फिर देख लो एक वचन है, पुल्लिंग है, अधिकरण कारक, वही सब कुछ नहीं है इसमें से। फिर दूसरी बात क्या कही जा रही है, कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है और विशेष्य लोग हैं, ठीक है। तो ये जो है ना वो हमें राइट आंसर लग रहा है। क्यों लग रहा है, अब इसको समझो। कुछ अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण तो है, अनिश्चित संख्याओं को बता रहा है। कुछ लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। और फिर दूसरी बात ये है, ये विशेषण भी है, किसका विशेषण है, लोगों का विशेषण है। क्यों, क्यों, या कुछ लोग बैठे हैं, ठीक है। लोग कैसे हैं, कुछ हैं, इनकी संख्या निश्चित नहीं है, तो निश्चितवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जब हमने आंसर निकाल ही लिया है तो फिर ज्यादा परेशान होना नहीं है, ठीक है। पर फिर भी पढ़ लेना। तो देखो कुछ जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग में बिल्कुल नहीं है, कुछ अकर्मक क्रिया है, अकर्मक भी नहीं है, बहुवचन भी नहीं है, ठीक है। बहुवचन है पर अकर्मक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है रमेश बागीचे से नींबू लाता है। वाक्य में नींबू है, नींबू क्या है भैया, ऑप्शन आ जाओ। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है भैया नींबू, ठीक है। क्यों नहीं है वो आगे बात करेंगे। फिर देखो ऑप्शन नंबर बी क्या क्या है, जातिवाचक है, एक जातिवाचक संज्ञा पुल्लिंग है, बहुवचन है और अपादान कारक है। क्या है, अपादान कारक है, ठीक है। तो भैया ये भी उचित उत्तर नहीं है आपका, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा तो नींबू है, ठीक है, पुल्लिंग भी है, पर बहुवचन नहीं है। क्यों, क्योंकि वो नींबू ला रहा है। नींबू का मतलब एक नींबू ला रहा है, नींबू बहुत सारे नींबू ला रहा होता तब बात होती, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा भी है, पुल्लिंग भी है, एक वचन भी है और कर्म कारक भी है। क्या ला रहा है भाई, वो नींबू ला रहा है। कौन ला रहा है, रमेश ला रहा है, ठीक है। चलिए देखिए अगला, देखो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी एक बार देख लेना, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा की दुनिया में क्या होता है, पद परिचय की दुनिया में क्या होता है कि सारे उत्तर पढ़ के ही लगाने हैं। अगर एक उत्तर ना बिना पढ़े लग गया तो लगभग लगभग हो सकता है हर बच्चे का हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस जो है अगर आपने धुआंधार करी है तो एग्जाम भी आपका धुआंधार जाने वाला है। पर कभी कभार थोड़ा सा संदेह रह जाता है, तो सारी चीजें पढ़कर लगाना बच्चों, ठीक है। तो इसके साथ ये था हमारा सेशन जहां हमने सीखा पद परिचय, ठीक। और पद परिचय सीखने के बाद ऐसा मुझे मेरा मानना है कि अब मेरे प्यारे बच्चों को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कोई भी आपकी जिज्ञासा है तो पूछिएगा, उसका समाधान किया जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए विदा, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए PW परिवार के साथ। धन्यवाद।